प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबास गेट, रेवाड़ी। नमस्कार मित्रों, आपने भारतीय सेना की वीरता की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी, मगर शायद 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश जो पूर्व में ढाका था उसे आज़ाद कराने व जिस 4000 बैटरी का अहम योगदान रहा, उस बैटरी के जीवंत कैप्टन जो अब कर्नल के पद से रिटायर है, कर्नल पीपी भगत, उनसे हम आपको पूरी कहानी सुनवाएंगे कि किस प्रकार उस बटालियन को जित्रा का खिताब मिला व पाकिस्तानी सेना ने उसे गोला बारूद की बरसात बंद कर दवाइयाँ भेजने की अपील की। मगर उससे पहले 11 दिसंबर को जित्रा के सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में लेकर चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल वी.के. शर्मा, कर्नल पी.पी. भगत, कर्नल सी.एस. बाहरा, कर्नल सी.के. शर्मा, कर्नल मोहित रोहितगी, कैप्टन रणबीर सिंह, सूबेदार धर्म सिंह, सूबेदार अमर सिंह, मेजर वीरेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर रामफल, कैप्टन बने सिंह, सूबेदार रणधीर सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया व शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में सभी पूर्व सैनिकों को माला व शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय सेना का बांग्लादेश को आज़ाद कराने में कितना भारी योगदान रहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जनरल साहब, आपने 1965-1971 की लड़ाई देखी है, तो जिसमें जित्रा का अहम रोल रहा है, क्या पूरा मामला था? जहाँ तक जित्रा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कहानी है और ये मलयान कैंपेन के बारे में, और उसमें ब्रिटिश आर्मी थी और इंडियन आर्मी, जैसे आपको मालूम था उस वक्त ब्रिटिश आर्मी थी, इंडियन आर्मी नहीं थी, और हम उन्हीं के नीचे काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के नीचे। और जहाँ तक जित्रा का हमारे साथ ताल्लुक़ है, मैंने 56 रेजिमेंट के अंदर काम किया है और 56 रेजिमेंट का एक अंक यानी कि एक बैटरी वो बैटरी है जिसने जित्रा में 4 माउंटेन बैटरी के नाम से हिस्सा लिया था, और बाद में वही बैटरी 4000 माउंटेन बैटरी बनकर 56 माउंटेन रेजिमेंट का एक अटूट अंग बनी। और जब मैंने रेजिमेंट ज्वाइन की तो ये रेजिमेंट उसका हिस्सा थी और सारा मिलाकर ये 56 माउंटेन रेजिमेंट बन गई थी। मेरा इसके साथ ताल्लुक़ पहले से था, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो था ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार शर्मा, जिनको बाद में 42 फील्ड रेजिमेंट में वीआरसी मिला था 71 वॉर में, वो उन्होंने अपना शुरुआती फौजी अफसर का काम इसी बैटरी के साथ किया था, और मैं उनसे धारचूला से मेरा उनके साथ कांटेक्ट था, और बाद में फिर यही रेजिमेंट 56 माउंटेन रेजिमेंट बन गई, जिसका पहला कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर पांडे था, जिनको बांग्लादेश ऑपरेशन में इसी रेजिमेंट के साथ वीर चक्र मिला था, महावीर चक्र मिला। सो ये एक बड़ी इलस्ट्रियस यूनिट है, एक यूनिट जिसका इतिहास जो है वो ब्रेवरी के साथ, और इसके जो ऑफिसर जेसीओ जो जवान, उन्होंने बहुत ही ऐसा योगदान दिया जिसने यश लाया इस रेजिमेंट के लिए। आप ये सोचिए कि 1971 की लड़ाई में मैं तो नहीं था,
पर बाद में मेरे साथ जो ऑफिसर्स जुड़े, जो जवान या जेसीओस जुड़े, उनमें से कई ऐसे थे जो कि मुक्ति बाहिनी का रोल जिन्होंने अदा किया, उनके साथ मिलकर लुंगियाँ पहनकर उन्होंने पाकिस्तान, जो ईस्ट बंगाल में उनकी फ़ौज थी, उसके साथ लड़ाई में योगदान दिया। तकरीबन पूरी फ़ौज ही होती है, कुछ आदमी जो कैंटोनमेंट में रह जाते हैं, सब युद्ध में हिस्सा लेते हैं। पर युद्ध का जैसा कि हमारे दिल में विचार है सिविल के अंदर कि शायद हर एक इंसान एक तोप लेकर या एक बंदूक लेकर मैदान में कूद पड़ता है, जैसा कि हिंदी पिक्चर्स में होता है, ऐसा होता नहीं है। युद्ध का आकार बहुत बड़ा होता है। जिनके ऊपर बॉम्ब गिरते हैं वो भी युद्ध में होते हैं, जो फील्ड एरिया के अंदर होते हैं वो भी युद्ध में होते हैं, जो अटैक में जाते हैं वो भी युद्ध होते हैं। सिर्फ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली इन्फेंट्री, हमारी इन्फेंट्री, जो कि एक्चुअल युद्ध के अंदर लड़ाई के मैदान में कई दफ़ा ऐसे आमने सामने आ जाती है कि लड़ाई जो है वो हाथापाई पर भी आ जाती है। उसके अंदर जो आर्टिलरी या तोपखाने का रोल है कि हम उनके सपोर्ट में होते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट। तो हमारे बैटरी कमांडर्स जो होते हैं, हमारे ओपी ऑफिसर्स जो हैं, हमारे जो जवान हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो सब भी उन्हीं के साथ जुड़े होते हैं। तो लड़ाई के मैदान में सबसे आगे इन्फेंट्री के साथ हमारी भी बड़ा भारी योगदान होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फायर है वो हमारे ही अफसर, हमारे ही ओपी अफसर वो करवाते हैं। हमारा देश हमेशा ही ताकतवर था, हमेशा ही ताकतवर था। याद रखिए कि एक चीज़ जो कि परमानेंट है ज़िंदगी के अंदर वो है चेंज। पूरी दुनिया बदल रही है और जो ये वेपन्स हैं इनका जो प्रभाव है अभी वो इतना प्रभावशाली हो गया है, एयरफोर्स या रॉकेट्स या मिसाइल्स, कि बहुत दूरी से वो अपने एडवर्सरी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सो आज का ऐसा है कि हमारे दो दुश्मन हैं, एक नॉर्दर्न साइड में चाइना और एक हमारे वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान। तो हमारे दो फ्रंट हो गए। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि क्या नाम युद्ध कभी भी, युद्ध के लिए तैयारी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। और पिछले 9 या 10 साल में जितनी तैयारी इस देश में हुई है वो पहले शायद 70 साल में नहीं हुई। सो तकरीबन उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे तैयारियां कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि और कुछ सालों के अंदर ये आत्मनिर्भरता जो नई सरकार लाई है उसके माध्यम से मेरा ख्याल है आगे आने वाले सालों के अंदर हिंदुस्तान को कभी अपने कंधे के ऊपर से देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवान जो हमारे हैं, जब से मुझे याद है या हम जानते हैं या इतिहास में हमें मालूम है, इससे अच्छे फौजी, इससे अच्छे लड़ने वाले दिलेर आदमी मेरा ख्याल दुनिया में कहीं भी नहीं। सिर्फ अभी अगर कोई अभाव है तो वो वेपन्स का है। अब हिंदुस्तान में भी अगर वेपन बनने शुरू हो गए हैं और आपको मालूम है हमने दूसरे देशों को भी, कई देशों को उनके साथ सौदा किया है, उनको बेच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जिस भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाए वो तो आगे ही आ जाएगी सब। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, ये तो आगे आने वाले सालों के अंदर एक महाशक्ति एशिया के अंदर और शायद पूरी दुनिया के अंदर ये होने वाली है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। सर, आप आज रेवाड़ी में आए, चित्रा एक अपना वार्षिक उत्सव मनाती आ रही है, क्या है ये पूरा वार्षिक? ये भारतीय फौज की एक यूनिट है। हर यूनिट अपने नाम और निशान पर जान देती है। ये 1964 में बनी थी और आज तक हर जगह इसने गौरवशाली काम किया है। इस दौरान में 1971 की मशहूर लड़ाई है जिसमें इसने इतनी कामयाबी हासिल की कि दुश्मन को घुटने टेकने पड़ गए। सर, आप गवाह हैं, उस युद्ध के साक्षी हैं 1971 की लड़ाई के। पूरा विवरण क्या था, एक बार युद्ध का पूरा विवरण सुनाएं। लड़ाई 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और ये यूनिट जो थी मेघालय में तुरा नाम की जगह पर थी। इसका काम था
95 माउंटेन ब्रिगेड को डायरेक्ट सपोर्ट देना। इसका मतलब जब भी उनको ज़रूरत हो गोलाबारी ये करेगी। उसमें जो सबसे आगे वाली इन्फेंट्री की पलटन थी वो 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री जंगी पलटन थी। उसमें इस यूनिट की एक बैटरी तोपखाने की दी जाती है। 3 तारीख से चलने के बाद सबसे पहला किला जो दिया गया था वो था कमालपुर, दुश्मन का इलाका। उसके बाद बख्शीगंज, उसके बाद जमालपुर, फिर टंगैल पहुँचे और ढाका पहुँचे। तो ढाका तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष क्या, वैसे तो वो ड्यूटी होती है, ड्यूटी में तो जो ड्यूटी है तो दूसरी बात का तो ख्याल भी नहीं आता क्या नहीं करना। दुश्मन दिखे तो उससे जीतना है, दूसरा मौका तो मिलता नहीं। तो जमालपुर एक ऐसी जगह थी जहां हम दुश्मन के पीछे जाकर पोजीशन ले ली हमने, ताकि वो वापस ढाका जाके फौज इंक्रीज ना कर सके किसी भी तरीके से, उनकी फौज बढ़ जाएगी। पर दुश्मन को मालूम लग गया कि हम पीछे बैठे हैं, फिर उसने हम पे हमला करने की कोशिश की। तो हम तो जो भी थे कम थे और उसकी तैयारियां ज़्यादा थी, पर फिर लड़ाई जो लड़ाई है उसमें कोई फैसला तो होता नहीं। 10 में से 8 नंबर 7 नंबर टीचर की तरह तो मिलते नहीं, या तो मारो या मरो। तो फिर हमारा काम था मारना, और हम मारे तो जमालपुर हमने जीत लिया। अपना तोपखाना देख रहे थे, तो किस प्रकार से आपने हमला किया जो दुश्मन त्राही त्राही कर उठा? ओके, हमने देखा कि जिस 10 तारीख की रात से पहले शाम को निगाह लगाई कि दुश्मन कहाँ कहाँ हो सकता है सूरज डूबने से पहले। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपनी तोप कहाँ लगाता, एमुनिशन कहाँ रखूं, क्योंकि दुश्मन ने भी हम पे फायर किया था दिन में देखने के लिए कि रात होगी तो वो हमको मारेगा। तो जब शुरू हुई हमने जो निगाह रखी थी वो हमारे काम आ गई, वो गोले ठीक जगह गिरने लगे। तो जो सबसे पहली गाड़ी उसकी आ रही थी पहले तो उसको तोड़ दिया, उसके पीछे फिर जाम हो गया। सब उसके फौजी जो ढाका की तरफ जाना चाहते थे उनको उतरना पड़ा। अब उतर के उन्होंने देखा अब तो कोई रास्ता है नहीं, हम बैठे थे, तो उन्होंने हम पे हमला बोला। अब जब हमला बोला तो गोलियां भी चली, पर मेन काम तो होता है गोले का, क्योंकि गोली उस वक़्त जबकि हम पैदल इतना जा चुके थे वो बहुत कम थी हमारे पास। एक सिपाही जो है राशन नहीं ले जाएगा, गोली लेके जाएगा। आप सोचिए अगर लड़ाई के दौरान उसकी गोली ख़त्म हो जाए तो उसको दूसरी गोली देने कौन आएगा, कहाँ से आएगा। तो इसलिए उसमें एक फायर डिसिप्लिन नाम की चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और पीछे से फिर हमने तोप किया, तोपों से फायर किया, तो उसके भी कुछ असूल होते हैं, नियम होते हैं, तो कई बार वो नियम तोड़ने पड़ते हैं। तो दुश्मन की जितने भी जहाँ एम्यूनिशन डंप था, पेट्रोल डंप था, सब पे हमने गोले गिरा दिए। आग लग गई वहाँ, तो गोले से वैसे मरना, आग से वैसे मरना, वहाँ से भागना, तो वो तो फिर बिल्कुल ही घबरा गया ना। ये कहा जाता है कि उन्होंने आपको भी धमकी दी थी कि गोली भेजकर यूनिट को। हाँ, उन्होंने बिल्कुल भेजी थी। क्या था वो कर्नल साहब थे। असल में हमने एक बंगाली लोकल मुक्ति बाहिनी के हाथ संदेश भेजा था कि आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं, आपका जितना मुश्किल है हमारे पास बहुत ताकत है, तो बेहतर है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको इज्जत से रखेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और ये जो आदमी हम आपके पास भेज रहे हैं ये एक सिविलियन है, इनोसेंट है, इसको भाई ध्यान से रखना। तो जब वो बंदा गया, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी होगी, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि यदि आपने हमसे लड़ना है तो हाथ में कोई बंदूक उठाइए, फाउंटेन पेन से क्यों लड़ रहे हो। और जहाँ तक आपका जो संदेश लाया है उससे पूछा हमने कैसी चाय पिलाई है उसका, आप तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। और उस लिफाफे में उन्होंने एक गोली भी डाल दी, जिंदा कारतूस था। तो जब उसे हमारा इंसान लेके आ रहा था, सबने लिफाफे को हाथ लगाया तो पता लग गया ये प्रेम पत्र तो नहीं है, यानी वो सरेंडर तो नहीं करेगा। और वैसे भी वो 1965 की लड़ाई में मेरे ख्याल से कर्नल सुल्तान अहमद को हिलाल ज़रूरत मिल चुका था, वो गैलेंट्री अवार्ड होल्डर था, बहुत सख्त अफसर था उनका।
उसको पूरी उम्मीद थी कि किसी भी तरह वो नहीं हारेगा, पर नतीजा जब हुआ तो फिर उसको आधी रात लड़ाई का मैदान छोड़ना पड़ा और 30-35 आदमी लेके वो फिसल के निकल गया। तब आप हो गया कि अब उनको उम्मीद हो गई कि पलटन तो उनकी ख़त्म ही हो गई थी तकरीबन। मैं क्या 40-50 आदमी कहीं उनके बैठे होंगे, तो उनके पास और कोई चारा था नहीं, मतलब उम्मीद ख़त्म हो गई थी उनकी, उनका मनोबल बिल्कुल टूट गया था। इसलिए उन्होंने कहा भाई दवाई दे दो, गोले मत दो। के लिए आपका क्या संदेश है? भाई हिम्मत नहीं हारनी, कभी ये नहीं सोचना कि हम कम हैं। हमारा देश अच्छा है, देश महान है, सब कुछ है हमारे पास, हमारे रहने का तरीका अच्छा है, सब बहादुर हैं। इतने स्टेट्स हैं, चाहे वो गोरखा है, मद्रासी है, राजस्थानी है, सब ने इतने इतने काम किए हैं कि उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक भारतीय फौज में जो है रेजिमेंट को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है, अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कास्ट पे रेजिमेंट होनी चाहिए नहीं? देखिए ये तो खैर बहुत बड़े अफसरों का डिसीजन होगा, पर आप देखिए कोई भी रेजिमेंट हो वो तो एक नाम है, इंसान के काम से होता है, तो चाहे हो तो भी अच्छा है, एक शान होती है, नहीं हो तो भी है, तो सब भारतवासी में। तो यानी कि अगर अहीर रेजिमेंट बना दी जाए तो कोई आपत्ति नहीं? उल्टा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो जब सुनेगा कि मैं अहीर हूँ, मैं अहीरों का नाम नीचे नहीं कर सकता, तो उसमें दुगना दम आ जाता है। सरकार का ये है कि अब 4 साल आप लगातार मतलब वो करेंगे, 4 साल के बाद फिर हम वो लोग बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उनका काम है, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक यूथ हूँ, है ना, मैं आपका बच्चा हूँ। अब मैं 4 साल मतलब इस फौज के लिए मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ और 4 साल तक लगातार वो करता हूँ। उसके बाद अगर मैं बेरोजगार हो जाता हूँ, ये भी है कि 75% में मेरा नंबर नहीं आएगा, तो उसके बाद मैं पूरी लगानी उसमें लगा के निकला हूँ, तो 11 लाख रुपये हम देकर वो कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा मॉरल या आपका मतलब, क्योंकि पिताजी है, पेरेंट्स है, तो आपका मॉरल डाउन होता नहीं लगेगा आपको? नहीं, उसमें क्या है, जो आदमी कामयाब होना चाहता है उसको कहीं डाल दो, कामयाब हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग 21 चाहे वो फौज में रहे या बाहर जाए, अगर वो काम करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसको वहाँ इज्जत मिलेगी, वहाँ उसको बढ़ोतरी होगी, कामयाबी मिलेगी। देखिए अगर आपने फौज में आए हैं तो प्रमोशन सब कुछ नहीं होता जी आपका एक लाइफस्टाइल है, जी, उसका पैसे, तनख्वाह, प्रमोशन 11 लाख से कोई मतलब नहीं। आपको तो अपनी ड्यूटी करनी है, और वो एक बहुत अच्छी ड्यूटी है, चाहे मुझे 2 दिन करनी पड़े, चाहे 4 दिन करनी पड़े। तो मेरा नाम है सुबेदार धन सिंह। ऐसे कि जी मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी फौज में थे, और उन्हीं से मैं अपनी प्रेरणा ली फौज में जाने के लिए। फौज में सिपाही भर्ती हुआ था, और अपनी जो मेहनत थी, अपनी ईमानदारी से अपना मैं इस ओहदे पर पहुंचा। अब मेरा परिवार, मेरे 3 बेटे डिफेंस में है। बड़ा बेटा रणवीर सिंह ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर है, ऑनरी कैप्टन, और उनका बेटा जो मेरा पोता वो नेवी में है, वो CPT अफसर है, और 2 बेटे मेरे छोटे राजेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह वो नेवी में। नेवी में जो छोटा बेटा है वो अभी मास्टर CPT क्लास पेटी अफसर क्लास 1 है, और पोता मेरा ND में। तो परिवार मेरा पूरा है, ये भगवान की दया है और इनका मेहनत का फल है। ये हमारा जो सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस है, हमारे जो योद्धा जो उस टाइम में शहीद हो गए थे, इनकी याद में ये हम मनाते हैं, और इसमें सब वहाँ पर या स्मरण ताज़ा करते हैं, और अपने एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं कि भाई किसने क्या किया था, क्या रह गया था, क्या कमी थी, वही सभी बातें होती हैं। बाकी उनकी आत्मा की शांति के लिए जो चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, और यही हमारा ये ओके सर।